अब आप लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन होगा सामुदायिक विकास का अर्थ क्या होता है। हमेशा क्वेश्चन आता है। 1952 में भारत में शुरू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास का मतलब होता है गांव में सभी चीजों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विभिन्न तरह के विकास, यानी गांव का सर्वांगीण विकासों का संबंध सामुदायिक विकास कार्यक्रम से है। PQLI का अर्थ है, यह एक इंडेक्स है। PQLI का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा 1 वर्ष की उम्र तक देखी जाती है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर उस क्षेत्र में कितना है ना। उसके अलावे 15 वर्ष की उम्र तक साक्षरता की माप इस इंडेक्स से की जाती है। PQLI इस इंडेक्स का नाम है। भावी पीढ़ी को बचाते हुए वर्तमान पीढ़ी का विकास धारणीय विकास कहा जाता है। इसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप आने वाले भविष्य के लिए समझेंगे ना, क्योंकि यह क्वेश्चन अब तक बहुत बार चल चुका है और आगे भी चलेगा। इसका मतलब है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करेंगे अपनी आवश्यकताओं की, लेकिन आने वाली पीढ़ी के ध्यान में रखते हुए, यानी हम अपने लिए आने वाली पीढ़ी के संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे ना। भावी पीढ़ी के संसाधनों को हम बचा के रखेंगे और अपने लिए हम नए रास्ते तलाशेंगे। इसे ही हम सतत या धारणीय विकास कहते हैं। 1944 में जन या जनता योजना MN राय के द्वारा लाया गया। जनता के लिए एक योजना बनी थी 1944 में, आजादी से पहले MN राय द्वारा लाया गया था। भारत में विकास के लिए आजादी के बाद रशियन मॉडल प्लानिंग कमीशन अपनाया गया, योजना आयोग। वो लगातार चलता रहा। अब तक कितने चले हैं? 12 चले हैं ना। तो उस योजना के बीच में कुछ गैपिंग थी, खाली स्थान रहा। वो खाली स्थान का समय बराबर पूछा जाता है कि भारत में योजना अवकाश कब से कब रहा। तो 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश रहा और उसके बाद फिर योजना चलने लगी। रोलिंग प्लान, जिसे अनवरत योजना के नाम से भी हम जानते हैं, जनता पार्टी की सरकार लाई थी 1977 से 80 के बीच में। पंचवर्षीय योजना को हटाकर ये प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना लाए, उसे रोलिंग प्लान या अनवरत योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत में आर्थिक समृद्धि का एक मॉडल है LPG मॉडल। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। LPG मॉडल, LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये भारत जब सबसे मुश्किल दौर में पड़ा था, उसी समय वित्त मंत्री हमारे मनमोहन सिंह थे और PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। उन्होंने ये मॉडल लेकर आया, यानी भारत के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। उदारीकरण का समय था 1991 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो मॉडल दिया उसे LPG मॉडल कहा जाता है। उसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण, इसी को LPG मॉडल कहा जाता है जो मनमोहन सिंह ने दिया। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। नीति आयोग का उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो भारत को इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट कहता है, यानी भारत राज्यों का संघ है। यानी बहुत सारे राज्य हैं, वो किस रूप में है? संघ के रूप में है। उनका विकास सहकारी रूप में होगा, यानी मिलजुल के सभी राज्यों पर समान ध्यान देना होगा। लेकिन इस मामले में हमारी सरकार पिछड़ती चली गई और भारत के में क्षेत्रवाद, भाषावाद, इसी आर्थिक असमता के कारण जन्म लिया। भारत के पश्चिमी राज्य और समुद्र तटीय राज्य विकास में आगे निकल गए और उत्तर भारत के और पूर्वोत्तर के राज्य विकास के अंतिम पायदान पर रहे। यानी नेहरू का जो सहकारी संघवाद मॉडल था वो नेहरू के वंशज ने खत्म कर दिया। आने वाली कांग्रेस ने नेहरू के उस मॉडल को खत्म कर दिया। उसी मॉडल को फिर से नीति आयोग के द्वारा जिंदा किया जा रहा है, यानी भारत का सर्वांगीण विकास। भारत में अभी कितने राज्य हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। ये सभी मिलके पिलर का काम करेंगे, मजबूत पिलर। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आर्थिक रूप से जब सशक्त हो जाएंगे
तो भारत खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। इसीलिए नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता है, यह 3 वर्षीय योजना बनाता है ना। नीति आयोग का काम करने का तरीका पंचवर्षीय योजना से अलग है। पंचवर्षीय योजना में काम करने का तरीका था टॉप टू बॉटम, लेकिन नीति आयोग में है बॉटम टू टॉप। ये बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। नीति आयोग क्या है, क्वेश्चन एक और आया नीति आयोग से फिर रिलेटेड। नीति आयोग भारत के विकास के लिए एक थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक का काम है कि भारत का विकास किस तरह किया जाए, किस प्रकार किया जाए, कहां से पूंजी आए, कौन सी टेक्नोलॉजी आए, कौन सी तकनीक लगाया जाए, तकनीकों का आयात निर्यात भी किया जाए। यानी यही सोचना, भारत के विकास के बारे में सोचना और सोचकर सरकार को सलाह देना, यही मुख्य काम है नीति आयोग का। इसीलिए नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक या नए भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। आशा योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से रिलेटेड है। दुनिया के सबसे बड़े कार्यकर्ताओं में आशा कार्यकर्ता को माना जाता है ना। ये पूरे भारत में और पूरे लगभग दुनिया में सबसे बड़ा ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता समूह है आशा। पूरा मॉडल अवधारणा का विकास किसने किया था, याद करेंगे, ये क्वेश्चन बार बार आता है। पूरा मॉडल, इस मॉडल का विकास करने वाले का नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम। ये राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। ये भारत के विकास के लिए विजन 2020 लेकर आए थे और उसी के तहत इन्होंने एक मॉडल दिया, उसका नाम था पूरा मॉडल। अब एक योजना जानते हैं पिछले यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, मनरेगा। उसका नया नाम क्या है, मनरेगा का। इसमें गांव ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए ये योजना चलाई गई है। रोजगार गारंटी योजना थी मनरेगा, उसका नया नाम अब हो गया है जी राम जी। मनरेगा का नया नाम जी राम जी हो गया है। आगे देखें, फेमा एवं फेरा यह क्या है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते भाई, होते हैं आसान। रही बात इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स पढ़ाए तब तो, कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दे तो नहीं समझा सकता, क्योंकि इसके जो थ्योरी है वो बहुत उलझी हुई है। इसकी गुत्थी को सुलझाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इकोनॉमिक्स को थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है। फेमा एवं फेरा भारत का विदेशी व्यापार कानून है। विदेश से आयात निर्यात होते हैं भारत में, तो किन वस्तुओं पर कितने टैक्स लगाया जाए, किन पर नहीं लगाया जाए, या किस देश पर कितना टैक्स लगाया जाए, यह तय जो किया जाता है फेमा और फेमा कानून के द्वारा। फेमा एवं फेरा यही दो कानून है, इसी के द्वारा तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सुपर 301। सुपर 301, जिस तरह भारत में फेमा और फेरा है, उसी तरह अमेरिका का यह एक विदेशी व्यापार कानून है, सुपर 301। इसी के तहत अमेरिका किसी भी देश पर कार्रवाई करता है और टैरिफ लगाता है। सुपर 301 अमेरिका का मुख्य विदेशी व्यापार का कानूनी हथियार है, जिसका प्रयोग वो समय समय पर किसी भी देश पर करता है, भारत पर भी करता है और दुनिया के अन्य देशों पर, मुख्य रूप से भारत और चीन पर इस समय अधिक कर रहा है। भारत में जो सर्वाधिक बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो शिक्षित है, जिसे हम शिक्षित क्षेत्र में सबसे अधिक है शिक्षा। भारत में पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारी चरम पर है और होनी भी चाहिए भाई, क्योंकि इस देश में क्वालिटी एजुकेशन की बड़ी कमी है, क्वांटिटी में एजुकेशन है। कुछ नहीं आता है, बीए पास लोग कर जाते हैं, अब नौकरी दो, तो सरकार कहता है आरक्षण लो। आरक्षण की चटनी चटाती है सरकार, मगर नौकरी कभी दिलाती नहीं सरकार। इस देश को बर्बाद करने में कांग्रेस से भी आगे बढ़ चुकी है भाजपा, क्योंकि जिस आरक्षण को खत्म करने की बात करती थी, आज उसी आरक्षण को लाके अपने सरकार बचाने के चक्कर में लगी है भाजपा। भारत के लिए कलंक बनते जा रही है अभी भाजपा, वर्तमान भाजपा भारत के लिए कलंक बनते जा रही है, क्योंकि ये बोली थी कि लाऊंगा यूसीसी, जो उत्तराखंड में ट्रायल में चल रहा है, भारत का पहला राज्य, लेकिन यह लेकर क्या आई, यूजीसी। ये इतना मोदी डर गया जिहादियों से कि हम सोच नहीं सकते थे। ये हिंदुओं को एक करने आया था, खुद मुसलमानों के गोद में बैठ गया और यूजीसी के जगह पर यूसीसी लेकर आ गया, यूसीसी के जगह पर यूजीसी लेकर आ गया। जरा सोचिए भारत के आत्मा पर कितनी बड़ी चोट है। ये भारत के लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना गंदा काम मोदी कभी करेगा।
और इसके मंत्री तो ऐसे चुप हैं कि जैसे लगता है फेविक्विक इनके मुंह पे लगा दिया गया है। सुधांशु त्रिवेदी बहुत बकबक करता था, संबित पात्रा, ये दोनों का तो पता ही नहीं है कि किस देश में भाग गया। इनका लगता है पोस्टर लगाना पड़ेगा, ये बहुत बताते थे सरकार क्या क्या काम किया है, लेकिन इन समय लगता ही नहीं है। हमें तो लगता है कि ये लोग वैलेंटाइन डे मनाने चला गया है। संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी। रविशंकर प्रसाद को तो लकवा मार गया है, वो तो मुंह भी नहीं दिखा रहा है। और अमित शाह बहुत बड़ा असर वाला, बहुत बड़ा दिमाग वाला, समझ कोमा में है लगता है अमित शाह, उसका तो समाचार भी नहीं आ रहा है। तरह तरह की इनकी फाइलें खुल रही है, ये क्या क्या कुकर्म किए और देश के सामने आ रही है। अभी वर्तमान समय में द फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी एक पुस्तक जनरल नरवणे की आई है, उसमें सरकार की किरकिरी हो रही है। ये बोलता था कि आंख में आंख नहीं डालकर बात करूंगा, ये तो दुम दबाकर भागने वाला सरकार निकला कि अपनी सेना को आदेश नहीं दे रहा था चीन के खिलाफ। अब ये चुप्पी साध के बैठे हैं। यानी अब तक की सबसे डरपोक सरकार रही मोदी का तीसरा टर्म, सबसे डरपोक। ये बीजेपी पर एक कलंक है। आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, एमएसएमई का संबंध। एमएसएमई भारत में लघु सूक्ष्म उद्योग के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए योजना लाई गई है। इसका नाम है एमएसएमई, यानी सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। नाबार्ड यह किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? नाबार्ड भी एक बैंक है, लेकिन यह ऋण सबको नहीं देता है, यह ऋण सिर्फ राज्य सरकारों को देता है और कृषि से जुड़े हुए विकास के लिए, कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा, उन्नत तकनीक का विकास, बीजों का विकास और कृषि के संवर्धन के लिए यह ऋण राज्य सरकारों को उपलब्ध कराता है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईआरडीपी का उद्देश्य क्या है? आईआरडीपी यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये गांव में मुख्य रूप से जो गरीबी है उसे दूर करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है। आय विषमता या आय के वितरण का मापक, यह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। आय विषमता या आय के वितरण के माप के लिए हम लोग गिन्नी गुणांक का प्रयोग करते हैं, गिन्नी गुणांक। और आगे फिर हम कभी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।